किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले बल आघूर्ण टार्क के विषय में देखेंगे। यानी यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उस पर एक टॉर्क बल आघूर्ण लगता है। तो क्यों लगता है और कितना लगता है उसके विषय में हम आज देखेंगे। तो हमारे सामने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी दिशा हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से दर्शाए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2L है और इस डाइपोल का एक चार्ज -q है, दूसरा चार्ज +q है। और डाइपोल का एक्सिस या कहें जो -q और +q से मिलाने वाली लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना है। तो इस स्थिति में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टार्क लगेगा, क्यों लगेगा, उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो यदि चार्ज Q हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल F = क्या हो जाता है, F = Q × E होता है। तो आइए हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हैं, ये चार्ज +q है, ये चार्ज -q है। तो पहले हम +q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, +q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, इसको हम F1 कह लेगा। तो F1 = आवेश का मान है q और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है E। तो F1 क्या हो गया, q × E हो गया। यानी ये पहले आवेश या +q आवेश पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल है q × E, ये परिमाण हो गया। लेकिन दिशा की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पर जो लगने वाला बल ये q × E होगा और उसकी दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, तो इसी दिशा में क्या होगा, फोर्स लग जाएगा, ये F1 क्या हो गया। तो क्या लिखेंगे, F1 की दिशा, F1 की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये हमारा Q पर लगने वाला विद्युत बल F1 है जिसकी दिशा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। आगे दूसरा आवेश जो हमारा -q है, इस पर भी बल लगेगा और इस बल का मान क्या होगा, क्या लिखेंगे, -q आवेश पर लगने वाला बल, उसको हम F2 से लिखते हैं। -q आवेश पर लगने वाला बल को F2 से लिखते हैं, इक्वल क्या लिखेंगे, इसका भी मान q है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में ही रखा गया है। तो ये F2 का परिमाण भी क्या होगा, q × E ही होगा। लेकिन परंतु दिशा, F2 की दिशा, अब दिशा की बात करते हैं। ये -q आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, इस पर लगने वाला फोर्स q × E है, लेकिन ये माइनस है। अगर +q आवेश होता है, यदि चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है। लेकिन यदि चार्ज माइनस हो, आवेश ऋणात्मक हो, तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। तो ये जो इस पर QE फोर्स लगेगा या F2 फोर्स लगेगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। और ये F2 की दिशा क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में होगी। अब यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर दो फोर्स लगे, एक F1 इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, दूसरा F2 इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो दो फोर्स लग रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, दोनों फोर्स बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में। तो दो कंडीशन होता है, यदि लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का सेम हो तो वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स F1 इस दिशा में लग रहा हो और दूसरा फोर्स F2 इस दिशा में लग रहा हो, तो दोनों बराबर हो और लाइन ऑफ फोर्स दोनों का सेम हो। जैसे
लाइन ऑफ फोर्स का मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसकी दिशा क्या है, वही लाइन ऑफ फोर्स है। तो इस F1 की दिशा ये लाइन ऑफ फोर्स की इस दिशा में, तो लाइन ऑफ फोर्स ये बन गया, और इस F2 की दिशा इस दिशा में है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स ये बन गया। तो लाइन ऑफ फोर्स दोनों का क्या है, सेम है, या इन दोनों फोर्स के डायरेक्शन को मिला दो तो लाइन ऑफ फोर्स दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पर नेट लगने वाला बल क्या हो जाता है, F1 माइनस F2, और दोनों बराबर है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यदि लाइन ऑफ फोर्स सेम ना हो तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगने लगता है, उस पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है। तो क्या कंडीशन होता है बल आघूर्ण लगने का, कि किसी बॉडी पर यदि दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लग रहे हो और दोनों का लाइन ऑफ फोर्स, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, एक ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों बल उस वस्तु को घुमाने के लिए एक बल आघूर्ण लगा देते हैं, और उस बल आघूर्ण का मान जो होता है वो होता है कोई एक बल गुणे दोनों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो यहां पर इस डायपोल पर लगने वाले दोनों बल को हम देख लेते हैं। एक बल F1 है जो इस दिशा में है, और इसकी क्रिया रेखा एक तरह से ये क्रिया रेखा है, ठीक। और दूसरा बल F2 है जो इस दिशा में लग रहा है, और इसकी क्रिया रेखा ये F1 है और ये F2 है। दोनों बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, उनकी क्रिया रेखा सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों बल बराबर होते हुए भी एक दूसरे को निरस्त तो कर देंगे, नेट फोर्स तो उस पर 0 होगा, लेकिन वो एक टॉर्क बनाएगी, एक बल आघूर्ण बनाएगी, और उस बल आघूर्ण का मान होगा किसी एक बल, चूंकि दोनों बल बराबर है, यानी F1 बराबर F2 है, और दोनों का मान क्या है, Q इंटू E है। तो दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग लाइन एक्शन है। तो ऐसी स्थिति में दोनों बल इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे, और उस बलयुग्म के कारण इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। उस बल आघूर्ण का मान जो होगा कोई एक बल, चाहे F1 ले ले चाहे F2 ले ले, और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्स। तो ये लाइन ऑफ एक्शन पहले फोर्स का है, ये यहां F1 है, ये लाइन ऑफ फोर्स पहले बल का है, और F2 है, ये लाइन ऑफ फोर्स दूसरे बल का है। तो दोनों लाइन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, जैसे यहां पर परपेंडिकुलर दूरी ये है, लंबवत दूरी ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो वैसे यहां पर भी लंबवत दूरी ये हो जाएगी, यानी लंबात्मक रूप से परपेंडिकुलर दोनों पर एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो बल आघूर्ण बनेगा, जो बल आघूर्ण आएगा, उस बल आघूर्ण का मान होगा बल आघूर्ण बराबर कोई एक बल F1 और F2 इंटू दोनों लाइन ऑफ एक्शन, दोनों क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी किसके किसके बीच की, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे, F2 की दिशा E की दिशा के विपरीत, अर्थात चूंकि F1 और E की दिशा सेम है, यदि F2 की दिशा E की दिशा विपरीत है तो F2 की दिशा F1 के भी विपरीत होगी, यानी अर्थात F2 की दिशा F1 के विपरीत होगी। तो क्या मतलब हुआ, F1 और F2 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी इस डाइपोल पर दो बल लग रहे हैं जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं,
और दोनों की दिशा अपोजिट होती है और दोनों मिल करके एक बलयुग्म बनाते हैं, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है, तो उस बलयुग्म के कारण उस पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है, जिसका मान कोई एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लग रहे हों और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तो वे एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और इस बलयुग्म के कारण उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, उस पर एक टॉर्क लगता है और इस बलयुग्म के कारण वस्तु पर एक बल आघूर्ण, जिसको आप टॉर्क कहते हैं, लगता है, जिसका मान क्या होता है, कोई एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, जिसका मान किसी एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अतः बल आघूर्ण, जिसको कहते हैं टॉर्क और लिखते हैं टाउ से, टाउ इक्वल टू कोई एक बल F1 और F2, दोनों सेम है, तो चाहे F1 लिखे चाहे F2 लिखे, मल्टीप्लाई दोनों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो क्या हो जाता है, कोई एक बल, तो इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू कोई एक बल QE, चाहे F1 ले चाहे F2 ले, दोनों का मान QE है, इनटू दोनों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यही दूरी है, पहले की क्रिया रेखा ये है, दूसरे की क्रिया रेखा ये है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है, और इसको हम ला करके देखिए तो यहां पर ये दूरी जो है, ये दूरी यही दूरी है, तो QE इंटू क्या लिख देंगे, D, ये यहां से यहां तक की दूरी D, और इस D का मान क्या होगा, यहां देखें तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये थीटा इसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि E की दिशा से डाइपोल थीटा एंगल पर है, तो अगर E की दिशा ये है, डाइपोल का अक्ष ये है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा है, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस का साइन होता है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास 2l है, और 2l साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो D की जगह क्या हो जाएगा, D इक्वल टू, यहां से D इक्वल टू ट्वाइस L साइन थीटा, ट्वाइस L साइन थीटा, क्या हो जाता है, यहां से टॉर्क इक्वल टू Q इंटू E इंटू ट्वाइस L इंटू साइन थीटा, और इस Q को इस 2l के साथ एडजस्ट करते हैं, क्या हो जाता है, टाउ इक्वल टू Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इंटू E इंटू साइन थीटा, और आप जानते हैं ये Q इंटू 2l क्या होता है, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डाइपोल के लिए, डाइपोल क्या है, -Q है प्लस Q है, कोई एक आवेश लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या कह रहे हैं डाइपोल की लंबाई का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको लिखते हैं किससे, P से लिखते हैं। तो क्या हो जाता है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू ये P और ये E और ये साइन थीटा। थोड़ा सा हम देखते हैं, P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच के एंगल का साइन साइन थीटा। तो ये एक वेक्टर ए हो दूसरा वेक्टर बी हो, दोनों के बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, पहले वेक्टर का परिमाण दूसरे वेक्टर का परिमाण, दोनों के बीच के एंगल का साइन, ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। यहां पर क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्या हो जाता है, इंप्लाइज दैट टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, वेक्टर के रूप में ये दोनों अब क्या हो गए, वेक्टर हो गए, ये टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्या है, टाउ है, तो टाउ भी क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि दो वेक्टरों का सदिश गुणन हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये जो हमारा इस पर लगने वाला टार्क है, टाउ है, और वो क्या है, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। तो दो वेक्टरों का सदिश गुणन अगर टाउ है तो टाउ भी अपने आप में क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। आगे दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर प्राप्त होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन ये होता है कि वो न तो P की दिशा में होता है न तो E की दिशा में होता है। P और E से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा अगर यहां पर देखें, टार्क की दिशा को देखें तो हमारा P की दिशा ये है, माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश, चार्ज दोनों है, P की दिशा ये हो गई, और E की दिशा ये है, ये E की दिशा है, ये P की दिशा है, और इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो क्या होगा, P क्रॉस E, यानी P की तरफ से चलेंगे E की तरफ चलेंगे, P की तरफ से चलेंगे E की तरफ चलेंगे, इस तरफ से चलेंगे, ऐसे क्या होगा, क्लॉकवाइज चल रहा है, और जब पेज को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेज अंदर की ओर जाता है। इसका आशय यह है कि P क्रॉस E का डायरेक्शन इस P और E से बने प्लेन, जो बोर्ड का प्लेन है, उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। तो क्या हो गया, यहां से टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई आता है, क्या लिखेंगे, आता है टाउ वेक्टर P तथा E का सदिश गुणन है। क्या है, सदिश गुणन। तो एक तो फार्मूला ये बनता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला बनता है टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, सदिश गुणन। अर्थात क्या होगा, अर्थात टाउ जिसको बल आघूर्ण कहते हैं, यह भी एक सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी जिसकी दिशा P एवं E से बने प्लेन सतह के लंबवत होगी, यानी न तो P की दिशा में होगा न तो E की दिशा में होगा। P और E से जो प्लेन बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा E और P से ये प्लेन बन गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की होगा। कैसे देखेंगे, P से E की तरफ चलेगी, ये हमारा P का डायरेक्शन है और ये हमारा E का डायरेक्शन है। P और P से E की तरफ चलेंगे, और स्क्रू को जब घुमाने लगेंगे तो स्क्रू क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और पेज अंदर की तरफ जाएगा, यानी P और E से बने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर हमारा क्या होगा, वो टार्क होगा। तो ये हमारा हो गया टार्क P क्रॉस E या PE साइन थीटा। आगे थोड़ा सा देखते हैं, हमको क्या मिला, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो यहां पर हम देखें कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में
विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस डायरेक्शन में, इसको हम इस डायरेक्शन में कर दें, तो अब ये जो एंगल था थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा अगर इस डायरेक्शन होता है 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 और ये क्या बताएगा 0। तो क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई भी बलागुण नहीं लगेगा, अर्थात क्या होगा, दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 का मतलब टाउ इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, टाउ इक्वल टू 0। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई बलागुण नहीं लगेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी की डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस क्यू आवेश ये हो गया और माइनस क्यू आवेश ये हो गया। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल ये होगा और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल इधर होगा। दोनों बल एक दूसरे के बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, और दोनों का लाइन ऑफ फोर्स, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है और इसका भी लाइन ऑफ फोर्स यही है। तो दोनों का लाइन ऑफ फोर्स अगर सेम है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कोई बलयुग्म नहीं बनाएंगे, कोई टार्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई थीटा होता तो वही लाइन ऑफ फोर्स अलग हो जाता, जैसे यहाँ है लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया, लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया, दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो हम वहां पर एक बलयुग्म का निर्माण देखेंगे और वहां पर बल आघूर्ण लगेगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, यदि विद्युत द्विध्रुव ई के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो ये एंगल क्या हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तब क्या हो गया, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90। तो साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है। साइन के केस में 0 से लेकर के 360 डिग्री तक चले तो साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है। अगर साइन 90 का मान सबसे अधिक है तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी आता है टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अधिकतम। और अधिकतम टाउ का आशय यह है कि इसको हम लिखेंगे टाउ मैक्सिमम, और ये क्या लिख देंगे, P इंटू ई साइन 90 का मान ना, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू ई। अब यहीं से अगर हम P की बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाता है, P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बटे ई। अब यहां से एक P की बढ़िया से परिभाषा बन के आएगी कि यदि एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ मैक्सिमम में ई से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम टाउ मैक्सिमम को निकाल लें, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना टाउ मैक्सिमम होगा वही किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो इस फार्मूले से हमको क्या मिल जाता है कि एक नया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की परिभाषा मिल जाती है हमके पास, क्या कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बल आघूर्ण का अधिकतम मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहां से परिभाषा क्या बन के आएगा कि एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अभी हम देखे थे कि कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। P इक्वल टू लिखते हैं Q इंटू ट्वाइस है। आज हम देख लिए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल पर जो मैक्सिमम बल आघूर्ण लगेगा वही बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा।
तो ये हम आज देखें कि क्यों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल आघूर्ण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस पर दो बराबर पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल होते हैं और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होती है। तो उस पर एक बलयुग्म बनता है, उस बलयुग्म में कारण उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। उस बल आघूर्ण का मान टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है और उसको लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई है तो इसका अर्थ यह है कि टाउ क्या है? एक सदिश राशि है जिसका परिमाण तो पी ई साइन थीटा है, लेकिन दिशा क्या है? पी और ई से बने वाले प्लेन के लंबवत है, या कह लें पी के भी लंबवत है और ई के भी लंबवत है। आगे दो केस हम देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, और यदि लंबवत हो तो उस पर मैक्सिमम बल आघूर्ण लगता है। तो यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी इंटू ई। यहां से हम P इक्वल टू लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम अपन ई ये, और इसके आधार पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक नई परिभाषा बना के लेकर कहते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो मैक्सिमम बल आघूर्ण टॉर्क लगता है वही टॉर्क क्या हो जाता है? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। यानी यहां से क्या लिखेंगे? एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब E इक्वल टू 1, और E इक्वल टू 1 लिखे तो P इक्वल टू क्या हो जाता है? टाउ मैक्सिमम हो जाता है। यहां से एक लाइन हम और क्लियर कर देते हैं, P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम और E का मान क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि E इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये हमारा जब क्या हो जाता है? P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। और यहीं से परिभाषा बन के आती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ही क्या होता है? उस विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये हमारे देखे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।